हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे AIBE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ और क्वेश्चंस। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में AIBE 18 की इम्पॉर्टेंट डेट्स और सिलेबस को डिस्कस किया था और साथ ही में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज की इस वीडियो में हम उसी के आगे से कंटिन्यू करके टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग नो डैश शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। A पर्सन, B सिटीजन, C फॉरेनर या फिर D इंडियन। तो इसका करेक्ट आंसर है A पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 52, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा लॉ नहीं है? A रूल, B बाय लॉज, C कस्टम और यूसेज या फिर D नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है D नन ऑफ दीज, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब लॉ कंसिडर किए जाते हैं। क्वेश्चन 53, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा शेड्यूल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से डील करता है? A शेड्यूल 7, B शेड्यूल 10, C शेड्यूल 11 या फिर D शेड्यूल 12। तो इसका करेक्ट आंसर है A शेड्यूल 7। क्वेश्चन 54, द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन A आर्टिकल 1, B आर्टिकल 5, C आर्टिकल 390 या फिर D आर्टिकल 393। तो इसका करेक्ट आंसर है D आर्टिकल 393। क्वेश्चन 55, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से पार्ट में हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है? A पार्ट 1, B पार्ट 2, C पार्ट 3 या फिर D पार्ट 4। तो इसका करेक्ट आंसर है C पार्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। क्वेश्चन 56, IPC के कौन से सेक्शंस में हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजंस बताए गए हैं? A सेक्शन 74 to 84, B सेक्शन 96 to 106, C सेक्शन 107 to 120, D सेक्शन 141 to 160। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 96 to 106। क्वेश्चन 57, IPC के सेक्शन 90 के तहत कोई भी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होती है अगर A वो किसी फियर, इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के तहत दी जा रही है, B अगर वो किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन द्वारा दी जा रही है, C अगर वो किसी ऐसे चाइल्ड के द्वारा दी जा रही है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, या फिर D ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है D ऑल ऑफ दीज। अगर अबव मेंशन पर्सन्स में से किसी के भी द्वारा कंसेंट दी जा रही है तो IPC के सेक्शन 90 के तहत वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन 58, causing of the death of child in the mother's womb is not homicide as provided under A explanation 3 to section 300, B explanation 3 to section 299, C explanation 3 to section 301, D explanation 3 to section 302। इसका करेक्ट आंसर है B explanation 3 to section 299। क्वेश्चन 59, इंडियन पीनल कोड में डिफॉर्मेशन के लिए जो पनिशमेंट बताई गई है वो कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकती है? पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन अंडर इंडियन पीनल कोड इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू A 2 years, B 3 years, C 4 years या फिर D 5 years। तो इसका करेक्ट आंसर है A 2 years। और डिफॉर्मेशन के जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो सेक्शन 500 IPC में बताया गया है। क्वेश्चन 60, अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने के इंटेंशन से किया जाता है तो IPC के अंडर वो किस काइंड का ऑफेंस होता है? A नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, B कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, C
कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, या फिर डी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्वेश्चन 61 ए एक बिल्डिंग के बाहर कुछ लोगों को हथियार के साथ खड़ा कर देता है और जेड से कहता है कि अगर उसने इस बिल्डिंग के बाहर जाने की कोशिश करी तो वो सभी लोग जेड को शूट कर देंगे। इस केस में ए कौन से ऑफेंस का गिल्टी है? ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बी रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट, सी बोथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसके बारे में हमें आईपीसी के सेक्शन 342 में बताया गया है। और इसकी पनिशमेंट होती है 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, या 1000 तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन 62 द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर 21A of CRPC are not applicable if the offence is committed against a child below the age of A 12 years, B 14 years, C 16 years, या फिर D 18 years। तो इसका करेक्ट आंसर है A 12 years। अगर 12 years से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसके ऊपर प्ली बार्गेनिंग का जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। क्वेश्चन 63 आईपीसी के सेक्शन 82 और 83 के तहत एक ऑफेंस पनिशेबल है अगर वो किसी ऐसे बच्चे द्वारा किया गया है। ए जिसकी उम्र 7 साल से कम है, बी जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा लेकिन 12 साल से कम है और जो सफिशेंट मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग अटेन कर चुका है, सी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है लेकिन 10 साल से कम है और उसने सफिशेंट मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग अटेन कर ली है, या फिर डी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है और 12 साल से कम है लेकिन उसने सफिशेंट मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग अटेन नहीं की है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कोई भी ऐसा बच्चा जो कि 7 साल से ज़्यादा उम्र का है लेकिन 12 साल से कम उम्र का है और उसने सफिशेंट मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग अटेन कर ली है, तो अगर उसके द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो फिर वो उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल होता है। क्वेश्चन 64 पीनल लाइबिलिटी की 2 एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं? ए गिल्टी बॉडी एंड राइटफुल एक्ट, बी गिल्टी इंटेंट एंड रॉन्ग मोटिव, सी गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट, या फिर डी गिल्टी मोटिव एंड रॉन्गफुल एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट। गिल्टी माइंड को हम मेंसरिया भी कह सकते हैं एंड रॉन्गफुल एक्ट इज एक्टस रियस। क्वेश्चन 65 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के कौन से सेक्शंस प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस से डील करते हैं? ए सेक्शन 61 to 90, बी सेक्शन 154 to 173, सी सेक्शन 211 to 219, डी सेक्शन 274 to 282। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सेक्शन 61 to 90। क्वेश्चन 66 ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है उसे क्या कहते हैं? ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी बेलेबल ऑफेंस, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन 67 इन अ समन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट wherein the summon has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail। किसी भी समन ट्रायल में अगर केस कंप्लेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट किया गया है और जिस केस में एक्यूज्ड को समन इशू किए जा चुके हैं, अगर उस केस में किसी पर्टिकुलर डेट पर जो कंप्लेनेंट है वो अपीयर नहीं होता है या फिर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है तो फिर आगे क्या होगा? ए डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड, बी एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, सी either discharge or acquittal depending on the facts and circumstances of the case, D none of these। तो इसका करेक्ट आंसर है B acquittal of the accused। क्वेश्चन 68 अगर एसएचओ द्वारा एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा रही है तो फिर कंप्लेनेंट के पास और कौन से ऑप्शंस बचते हैं? ए अप्रोच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बी अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट, सी नन ऑफ दीज, या फिर डी बोथ अप्रोच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी बोथ। अगर एसएचओ द्वारा आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा रही है तो आप सेक्शन 156(3) के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं या फिर सेक्शन 200 के तहत
मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट अंडर CRPC। क्वेश्चन 69, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 160 ऑफ CRPC कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट अ प्लेस other than the place of his residence who is A. under the age of 15 years and above the age of 60 years, B. under the age of 18 years and above the age of 60 years, C. under the age of 15 years and above the age of 65 years, D. under the age of 18 years and above the age of 65 years। तो इसका करेक्ट आंसर है C. under the age of 15 years and above the age of 65 years। सेक्शन 160 CRPC के तहत अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो किसी भी मेल पर्सन को जिसकी एज 15 साल से कम है या फिर 65 साल से ज़्यादा है, उसको उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अलावा किसी भी और प्लेस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुला सकता है। क्वेश्चन 70, सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज सेकुलर इन कैरेक्टर वॉज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। इनमें से कौन से केस में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 125 है उसे सेकुलर इन कैरेक्टर बताया गया था। तो CRPC का सेक्शन 125 मेंटेनेंस से डील करता है और अब हम ऑप्शंस देखते हैं। A. ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, B. अर्नेश कुमार केस, C. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, D. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर है C. मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। इस केस में सेक्शन 125 को सेकुलर इन कैरेक्टर बताया गया था। अगर आप इस केस को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 71, किसी भी केस के समरी ट्रायल की पावर किसके पास होती है? A. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, B. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, C. एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, D. ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है D. ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे ही मजिस्ट्रेट किसी भी केस का समरी ट्रायल कर सकते हैं। समरी ट्रायल के बारे में हमें CRPC के चैप्टर 21 में बताया गया है, जो कि सेक्शन 260 से 265 तक है। समरी ट्रायल का प्रोसीजर समन ट्रायल से काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसमें जो पनिशमेंट दी जाती है वो 3 मंथ से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। द पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। क्वेश्चन 72, सिविल प्रोसीजर कोड का कौन सा ऑर्डर टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी इंजंक्शन से डील करता है? A. ऑर्डर 38, B. ऑर्डर 39, C. ऑर्डर 40 या फिर D. ऑर्डर 41। तो इसका करेक्ट आंसर है B. ऑर्डर 39। क्वेश्चन 73, A एक ट्रेड्समैन है अहमदाबाद में, B दिल्ली में अपना बिजनेस करता है। B अहमदाबाद में अपने एजेंट के थ्रू A के कुछ गुड्स बाय करता है और A से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन गुड्स को वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को डिलीवर कर दे। A उन गुड्स को डिलीवर कर देता है। अब A उन गुड्स के प्राइस के लिए B को स्यू कर सकता है कौन सी प्लेस पर? A. सिर्फ अहमदाबाद में, B. सिर्फ दिल्ली में, C. या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में, यानी इन दोनों में से किसी भी जगह पर, या फिर D. इंडिया में कहीं भी। तो इसका करेक्ट आंसर है C. इन आइदर अहमदाबाद और दिल्ली। ये क्वेश्चन CPC के सेक्शन 20 से डील करता है। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज, यानी कि जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उन दोनों में से किसी भी प्लेस पर जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। क्वेश्चन 74, सिविल प्रोसीजर कोड का कौन सा सेक्शन रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट से डील करता है? A. सेक्शन 10, B. सेक्शन 11, C. सेक्शन 12 या फिर D. सेक्शन 13। तो इसका करेक्ट आंसर है B. सेक्शन 11। CPC का सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के कॉन्सेप्ट से डील करता है। क्वेश्चन 75, मिस्टर X, मिस्टर Y एंड मिस्टर Z आर जॉइंटली एंड सीवियरली लाइबल फॉर ₹10,000 अंडर अ डिक्री ऑब्टेन्ड बाय मिस्टर A. मिस्टर Y obtains a decree for ₹10,000 against Mr. A singly and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option is correct for Mr. A? A. Mr. A may treat his joint decree as cross decree under Order 21, Rule 18. B. Mr. A cannot treat his joint decree as cross decree under Order 21, Rule 18. C. Mr. A cannot treat his joint decree as a cross decree under Order 22, Rule 18. या फिर D. None of these.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिस्टर ए मे ट्रीट हिज जॉइंट डिक्री एज क्रॉस डिक्री अंडर ऑर्डर 21 रूल 18 CPC। क्वेश्चन 76, ए, बी और सी एक जॉइंट हिंदू फैमिली के को पार्टनर्स हैं। इन्होंने जॉइंटली एक मॉर्गेज एग्जीक्यूट किया वाई के फेवर में। वाई ने इन तीनों के अगेंस्ट ही एक सूट फाइल किया। सी को समन सर्व हुआ, लेकिन ए और बी को कोई भी समन सर्व नहीं हुआ। कोई भी केस की हेयरिंग के लिए अपीयर नहीं हुआ, इसलिए एक एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी गई सभी के खिलाफ। ए और बी ने उस एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए अप्लाई किया कोर्ट में। तो जो डिक्री सेट असाइड करी जाएगी वो किसके अगेंस्ट सेट असाइड करी जाएगी? ए, ओनली सी, यानी कि सिर्फ सी के अगेंस्ट सेट असाइड करी जाएगी। बी, ए और बी के अगेंस्ट सेट असाइड करी जाएगी। सी, ए, बी एंड सी, यानी कि तीनों के अगेंस्ट ही सेट असाइड करी जाएगी। या फिर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए, बी एंड सी तीनों के अगेंस्ट ही वो डिक्री सेट असाइड करी जाएगी। क्वेश्चन 77, इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट, हाउ इट कैन बी टैकल्ड बाय द एडवोकेट और एडवोकेट्स? ए, perjury application can be filed. B, withdraw from the case. C, file application to support that. D, pay the fine for the same. तो इसका करेक्ट आंसर है A, perjury application can be filed. क्वेश्चन 78, किसी भी एब्सकॉन्डिंग पर्सन के लिए अगर कोई प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाएगा तो वो कैसा होना चाहिए? पहला, इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज in which such person ordinarily resides. दूसरा, it shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village. तीसरा, a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. चौथा, the court may also, if it thinks fit, direct a copy of the proclamation to publish in a daily newspaper circulating in the place in which such person ordinarily resides. तो अब हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी चीज़ें सही हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि ओनली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। या फिर ऑप्शन डी, ऑल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट, यानी कि ये सारे ही करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे ही जो पॉइंट्स हमें बताए गए थे ये सारे ही पॉइंट्स करेक्ट हैं। किसी भी एब्सकॉन्डिंग पर्सन के लिए अगर प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया जाता है तो वो इन सभी मीन्स के थ्रू किया जा सकता है। क्वेश्चन 79, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए, फर्स्ट अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ। बी, सेकेंड अपील कैन बी ऑन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। सी, सेकेंड अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ। डी, फर्स्ट अपील मे और मे नॉट बी इन द हाई कोर्ट, सेकेंड अपील हैज़ टू बी इन द हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंड अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ और बोथ, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 80, एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल मीन ए, प्लेंट, बी, रिटन स्टेटमेंट, सी, बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, डी, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग प्लीडिंग का मतलब होता है बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। क्वेश्चन 81, CPC का कौन सा ऑर्डर डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज से डील करता है? ए, ऑर्डर 20, बी, ऑर्डर 21, सी, ऑर्डर 22 या फिर डी, ऑर्डर 23। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑर्डर 22। क्वेश्चन 82, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टाई एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में डिस्कस करी गई है? ए, सेक्शन 5, बी, सेक्शन 6, सी, सेक्शन 10 या फिर डी, सेक्शन 11। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 6। क्वेश्चन 83, व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज़ वन ऑफ द पार्टीज टू द सूट डिपेंड्स अपॉन द लाइबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर टू द सूट, देन एन एडमिशन बाय द स्ट्रेंजर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज लाइबिलिटी शैल बी एन एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन who is a party to the suit. It has been so provided under which of the section of the Indian Evidence Act 1872? A, section 17, B, section 18, C, section 19 या फिर D, section 21। तो इसका करेक्ट आंसर है C, section 19। क्वेश्चन 84, जुडिशियल एविडेंस मीन्स A, एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट्स in proof or disproof of facts.
B. Evidence received by police officer. C. Evidence received by home department. D. Evidence received by tribunal. तो इसका करेक्ट आंसर है A. Evidence received by courts in proof or disproof of facts. क्वेश्चन 85. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं है? A. An inscription on a metal plate or stone. B. A map or plan. C. A caricature. D. None of these. तो इसका करेक्ट आंसर है D. None of these. यानी कि जो अबव मेंशन चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन 86. प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन? A. 113A. B. 113B. C. 114A या फिर D. 114B. तो इसका करेक्ट आंसर है B. 113B. क्वेश्चन 87. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? A. Copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies. B. Copies made from or compared with the original. C. Oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it. D. Copies not certified under section 63. तो इसका करेक्ट आंसर है D. Copies not certified under section 63. क्वेश्चन 88. सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का कौन सा सेक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से डील करता है? A. सेक्शन 22. B. सेक्शन 24. C. सेक्शन 26 या फिर D. सेक्शन 28. तो इसका करेक्ट आंसर है C. सेक्शन 26. क्वेश्चन 89. ऑर्डर 8 के तहत डिफेंडेंट को कितने टाइम पीरियड के अंदर अपने डिफेंस की रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करनी होती है? A. 15 डेज. B. 30 डेज. C. 60 डेज या फिर D. 45 डेज. तो इसका करेक्ट आंसर है B. 30 डेज. डिफेंडेंट शैल within 30 days from the date of service of summon on him present a written statement of his defense according to order 8 CPC. Question 90. The arbitral tribunal shall not be bound by dash in the determination of rules of procedure. Rules of procedure को डिटरमाइन करते टाइम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन से एक्ट से बाउंड नहीं होगा? A. The Code of Civil Procedure 1908. B. The Indian Evidence Act 1872. C. The Code of Criminal Procedure 1973 या फिर D. Both the Code of Civil Procedure 1908 and the Indian Evidence Act 1972. तो इसका करेक्ट आंसर है D. Both. रूल्स ऑफ प्रोसीजर को डिटरमाइन करते टाइम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 या फिर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो प्रोविजंस हैं उनसे बाउंड नहीं होगा. क्वेश्चन 91. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का कौन सा सेक्शन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से डील करता है? A. सेक्शन 6. B. सेक्शन 7. C. सेक्शन 8 या फिर D. सेक्शन 9. तो इसका करेक्ट आंसर है B. सेक्शन 7. मैंने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं. बेसिकली मैंने ADR के सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप मेरी ADR वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. क्वेश्चन 92. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैन बी टर्मिनेटेड? कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट की जा सकती हैं? पहला, जब फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया जाता है तब. दूसरा, इंटरिम अवार्ड के टाइम पे. तीसरा, वेयर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशूज एन ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन, जहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के टर्मिनेशन के लिए एक ऑर्डर इशू कर देता है तब. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A. 1 and 3. B. 1 and 2. C. 2nd and 3rd या फिर D. 1st, 2nd and 3rd. तो इसका करेक्ट आंसर है A. 1st and 3rd, यानी कि जब फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया जाता है या फिर जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करने के लिए एक ऑर्डर इशू कर देता है तब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट की जाती हैं. क्वेश्चन 93. अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर, एनी डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि जहाँ पर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर के थ्रू की जा रही है तो फिर वहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन कैसे लेगा? A.
shall be made by all members, B shall be made by 2/3 majority of its member, C shall be made by the chief arbitrator या फिर D shall be made by majority of its member। तो इसका करेक्ट आंसर है D shall be made by majority of its member। जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर के थ्रू होना चाहिए। क्वेश्चन 94, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंटेनेंस पेंडेलाइट का जो प्रोविज़न है वो कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? ए सेक्शन 22, बी सेक्शन 23, सी सेक्शन 24 या फिर डी सेक्शन 25। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सेक्शन 24। क्वेश्चन 95, अ मुस्लिम वाइफ मे sue फॉर डिवोर्स under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 Section 2 if the husband has been insane for a period of A 1 year, B 2 year, C 5 year या फिर D 7 year। तो इसका करेक्ट आंसर है B 2 year। अगर किसी मुस्लिम वाइफ का हस्बैंड 2 साल तक के लिए इनसेन है तो फिर वो द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के तहत उसे डिवोर्स के लिए स्यू कर सकती है। क्वेश्चन 96, Muslim woman has option to be governed by the provisions of section 125 to 128 of Criminal Procedure Code 1973. Which section of the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 deals with it? मुस्लिम वुमेन के पास ये ऑप्शन है कि वो CRPC के सेक्शन 125 से 128 के प्रोविजन से गवर्न हो सकती हैं और ये उन्हें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के कौन से सेक्शन के थ्रू दिया गया है? ए सेक्शन 5, बी सेक्शन 6, सी सेक्शन 7 या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए सेक्शन 5। क्वेश्चन 97, इनमें से कौन सा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के तहत वॉइड मैरिज का एक ग्राउंड नहीं है? ए बाइगेमी, बी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सी सपिंडा रिलेशनशिप या फिर डी चाइल्ड मैरिज। तो इसका करेक्ट आंसर है डी चाइल्ड मैरिज। क्वेश्चन 98, सपिंडा रिलेशनशिप मीन्स ए थर्ड जनरेशन मदर एंड 7th जनरेशन फादर, बी थर्ड जनरेशन मदर एंड 5th जनरेशन फादर, सी थर्ड जनरेशन मदर एंड 4th जनरेशन फादर या फिर डी 2nd जनरेशन मदर एंड 5th जनरेशन फादर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी थर्ड जनरेशन मदर एंड 5th जनरेशन फादर। क्वेश्चन 99, A leading question may be asked in A. Examination in chief, B. Re-examination, C. Cross-examination या फिर D. None of these। तो इसका करेक्ट आंसर है C. Cross-examination। A leading question may be asked in cross-examination। Question 100, extrajudicial confession means A. Confession made either to police or person other than judges and magistrate, B. Confession made before magistrates, C. कन्फेशन मेड बिफोर जजेस या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कन्फेशन मेड आइदर टू पुलिस और पर्सन अदर देन जजेस एंड मजिस्ट्रेट। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा कन्फेशन जो कि पुलिस को किया गया हो या किसी और पर्सन को किया गया हो अदर देन जजेस और मजिस्ट्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो में हमने 50 मोर क्वेश्चन सॉल्व किए AIBE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और अपने आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।